स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल रंजन स्टडी में। फ्रेंड्स, बिहार एसआई के लिए हम आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन बैंक का सीरीज़ चला रहे थे। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें 2008 से लेकर 2022 तक जितने भी बिहार एसआई के लिए एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराए गए हैं, वो सारे पेपर्स आपको इसमें देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। तो चलिए, आज का ये जो वीडियो होगा ये 5th नंबर का प्रैक्टिस सेट होगा। इसमें मतलब क्वेश्चन बैंक का ये पेपर होगा। तो ये 5th नंबर का ये पूछा हुआ पेपर होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सुचेता कृपलानी भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कोई नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा यदि वह, अच्छा तो यहाँ आपको ये बताना है कि भारत का कोई भी ऐसा नागरिक अपनी नागरिकता कब खो देगा, ऐसे कौन से कंडीशंस होंगे जब वो अपना नागरिकता खो देगा। तो आइए देख लेते हैं सारे ऑप्शंस को। भारतीय नागरिकता का परित्याग करता है तो ओके, स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है, ये हो सकता है। चलिए अगला है, किसी अन्य देश के नागरिक से विवाह करता है, ठीक है। सरकार की आलोचना करता है, नहीं ये तो नहीं हो सकता है। तो इसका अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वन वन और टू हो जाएगा। यही दोनों है, भारतीय नागरिकता का परित्याग करता है और स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त कर लेता है, तभी वो मतलब भारत की जो नागरिकता है वो खो देगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नरसिम्हा कमेटी नरसिम्हा कमेटी निम्नलिखित में से किन सुधारों से संबंधित है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि नरसिम्हन जो कमेटी थी वो किस चीज़ से रिलेटेड है। तो नरसिम्हन कमेटी आपके बैंकिंग संरचना सुधार से रिलेटेड हो जाएगा, ये बैंकिंग से रिलेटेड हो जाएगा। चलिए अगला है, निम्न में से केंद्र सरकार की कौन सी योजना भारत के मुख्य शहरों के विकास से संबंधित है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अमृत हो जाएगा, ठीक है। अगला अगला क्वेश्चन है, भारत की राजकोषीय नीति किसके द्वारा प्रतिपादित की जाती है। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, वित्त मंत्रालय द्वारा प्रतिपादित की जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तन निम्नलिखित में से किसको मुख्यतः प्रभावित करता है। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, रक्त की ऑक्सीजन को वहन करने की क्षमता को यहाँ पे ये प्रभावित करता है। चलिए अगला देख लेते हैं। ओमेगा थ्री, ओमेगा थ्री एक वर्ग है, तो ओमेगा थ्री क्या है। तो ओमेगा थ्री एक वसीय अम्ल है, एक फैटी एसिड है। क्या है, ओमेगा थ्री फैटी एसिड्स हो जाएगा। चलिए अगला है, राम प्रसाद बिस्मिल का नाम किससे संबंधित है। तो इसका संबंध, इनका संबंध जो है वो काकोड़ी षड्यंत्र से हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। तो भगवान बुद्ध को जो है वो ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। तो बोध गया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अमीर खुसरो निम्नलिखित में से किसके शासनकाल से संबंधित थे। तो अमीर खुसरो जो है वो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल से संबंधित थे। चलिए इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कितने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो इनमें से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बी आर अम्बेडकर, और एक और थे तेग बहादुर सप्रू जी हो जाएंगे। ये दोनों ही थे जो तीनों मेल गोल सम्मेलन में भाग लिए थे। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस के 1931 के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के 1931 की कराची की अध्यक्षता किसने की थी। तो ये हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। हम्पी में विजयनगर के भग्नावशेष किसके द्वारा वर्ष 1800 में प्रकाश में लाए गए थे। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कर्नल कॉलिन मैकेंजी हो जाएगा, कर्नल कॉलिन मैकेंजी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है, पंचायती राज का सबसे मुख्य भाग क्या है। तो पंचायती राज का सबसे मेन जो पार्ट है वो ग्राम सभा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। आप लोग याद रखेंगे इसको, ग्राम सभा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है, भारत में नए राजनीतिक दल को अनुमति कौन देता है। तो नए राजनीतिक दल को भारत में अनुमति कौन देगा। तो चुनाव आयोग देगा, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है, भारत में राष्ट्रपति चुने जाने से पूर्व रामनाथ कोविंद कहाँ के गवर्नर थे। तो ये बिहार के गवर्नर थे रामनाथ कोविंद जी। राष्ट्रपति चुने जाने से पहले कहाँ के गवर्नर थे। तो ये बिहार के गवर्नर थे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान के 44वें अनुच्छेद
के अनुसार समान संहिता की परिकल्पना निम्नलिखित में से किसके लिए है? तो इनमें से किसके लिए है परिकल्पना? नागरिकों के लिए है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगस्त 2017 को भारत के नए उपराष्ट्रपति के रूप में किन्हें चुना गया है? तो उपराष्ट्रपति के रूप में किन्हें चुना गया? ऑप्शन नंबर बी वेंकैया नायडू जी हो जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक आदेश किसी व्यक्ति को गैर कानूनी ढंग से बंदी बनाए जाने पर उसकी स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बंदी प्रत्यक्षीकरण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, किस रंग द्रव्य की उपस्थिति के कारण पौधों का रंग हरा होता है? तो पौधों का रंग जो हरा होता है वो किसके कारण होता है? तो क्लोरोफिल के कारण होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। स्टैटिस्टिक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो स्टैटिस्टिक्स जो है इनमें से किससे संबंधित है? तो आंकड़ों का अध्ययन करने के लिए स्टैटिस्टिक का हम उपयोग करते हैं। किसका हम उपयोग करते हैं? तो आंकड़ों का अध्ययन करने के लिए, आंकड़ों का अध्ययन करने के लिए हम स्टैटिस्टिक का अध्ययन करते हैं। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से रिकेट्स नामक रोग हो जाता है? तो किस विटामिन की कमी से रिकेट्स नाम का रोग हो जाता है? तो विटामिन डी हो जाएगा। इससे रिकेट्स नामक रोग होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अम्ल हमारे शरीर में पाचन क्रिया में सहायक है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो जाएगा। इसको याद रखेंगे आप लोग। मानव के पाचन तंत्र में पाचन की प्रक्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मुख गुहा से प्रारंभ होती है। इंसानों के माउथ से ही मतलब भोजन का पचना चालू हो जाता है। तो आप लोगों के एग्जाम में एक लाइन से पूछा जाता है कि इनको सजाने के लिए दिया जाता है। जैसे यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे और सारे ऑप्शंस हैं, इनको सजाने के लिए दिया जाता है। तो इनका जो मतलब सजाने का जो ऑर्डर होगा वो आप लोग सुन लीजिए। इंजेशन होगा पहला, उसके बाद डाइजेशन हो जाएगा, उसके बाद एब्जॉर्प्शन होता है, फिर एसिमिलेशन होता है, फिर डेफिकेशन हो जाता है। तो हम यहाँ इंजेशन को अंतन ग्रहण कहते हैं और डाइजेशन को पाचन कहते हैं। फिर एब्जॉर्प्शन होता है जिसको हम अवशोषण कहते हैं, और एसिमिलेशन स्वांगीकरण को कहते हैं, और डेफिकेशन मल परित्याग को कहते हैं। तो ये सारे जो है ये आते हैं एग्जाम्स में, इसको सजाने के लिए आते हैं, क्रम में सजाने के लिए आते हैं। तो इसको ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तलचर कोयले की खान कहाँ स्थित है? तो तलचर कोयले की खान कहाँ स्थित है? तो उड़ीसा में स्थित है। तलचर कोयले की खान कहाँ है? तो उड़ीसा में हो जाएगा। चलिए अगला है, नगर कोझिकोड क्या कहलाता है? तो कोझिकोड को अब हम क्या कहते हैं? कालीकट के नाम से जानते हैं। कोझिकोड को किस नाम से जानते हैं? तो कालीकट के नाम से जानते हैं। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती है? तो यहाँ पे आपको नहीं मिलती है उस राज्य का नाम बताना है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेघालय जो है वो भूटान राज्य से इसकी सीमा नहीं मिलती है। चलिए अगला है, किस कारण से दिन और रात होते हैं? तो किस वजह से दिन और रात होते हैं? तो पृथ्वी का घूर्णन के वजह से दिन और रात होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से खरीफ की फसल कौन सी है? तो इनमें से खरीफ की फसल कौन सी हो जाएगी? तो ऑप्शन नंबर ए बाजरा हो जाएगा जो खरीफ की फसल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासा के मानव रहित यान जूनो ने किस ग्रह का परीक्षण किया है? तो जूनो ने किस ग्रह का परीक्षण किया है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बृहस्पति। तो आप लोग इसको इंग्लिश में याद रखेंगे, जे से जूनो और जे से जुपिटर याद रखेंगे इसको। जूनो का मिशन कहाँ के लिए है, कौन से प्लैनेट के लिए है? तो जुपिटर मिशन के लिए है। इस तरह से आप लोग इसको याद रख सकते हैं। चलिए अगला देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीनबंधु छोटू राम थर्मल पावर स्टेशन कहाँ स्थित है? तो दीनबंधु छोटू राम जो थर्मल पावर स्टेशन है वो कहाँ हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यमुनानगर हरियाणा में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? यमुनानगर हरियाणा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किसी भी मानचित्र पर एक जैसे वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाएं कहलाती है? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, समवर्षा रेखा वाली हो जाएगी, समवर्षा रेखा वाली। अब यहाँ पे ऑब्वियसली वर्षा की बात कर रहा है तो समवर्षा रेखा ही हो जाएगा। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं। चलिए अगला है, कौन सा परमाणु ऊर्जा केंद्र पूर्णतः भारत के द्वारा निर्मित किया गया है? तो इनमें से कौन सा ऐसा परमाणु ऊर्जा केंद्र है जो पूरी तरीके से भारत के द्वारा बनाया गया है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कलपक्कम हो जाएगा।
और कलपक्कम कहाँ है? तो कलपक्कम आपका ये आपका तमिलनाडु में हो जाएगा। ये कहाँ है? तो तमिलनाडु में हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। स्वर्ण क्रांति संबंधित है, तो ये रेवोल्यूशन किस चीज से संबंधित है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बागवानी से रिलेटेड है। गोल्डन रेवोल्यूशन जो है वो बागवानी से रिलेटेड है। अगला है, वह कौन सा दर्रा है जो नीलगिरी पर्वत के दक्षिणी भाग में दक्षिण भारत में स्थित है? तो ये यहाँ पे कौन सा दर्रा, यानी कि यहाँ पे कौन सा ये पास है? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पालघाट। पालघाट दर्रा है जो एकदम नीलगिरी पहाड़ी के दक्षिण भाग, मतलब एकदम साउथ में, एकदम नीचे। तो पालघाट पासेस हो जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत का एकमात्र राज्य जो कौन सा है जहाँ केसर का उत्पादन होता है? तो ये आपके जम्मू एंड कश्मीर में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है, चलिए अगले क्वेश्चन है, विश्व प्रसिद्ध विक्टोरिया प्रपात निम्न में से कौन सी नदी पर है? तो विक्टोरिया जलप्रपात आपकी जाम्बेजी रिवर पे हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अलास्का निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो अलास्का किस देश में स्थित है? तो ये यूएसए में है, संयुक्त राज्य अमेरिका में हो जाएगा। यूएसए में अलास्का स्थित है। चलिए अगला है, भारतवर्ष में निम्नांकित में से सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो सबसे ऊंचा, वो भी भारत का पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा जोग, जिसको हम जोग या फिर गरसोप्पा, ये दोनों इसी का नाम है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा का सबसे बड़ा वैकल्पिक स्रोत है। तो ऊर्जा का सबसे बड़ा जो वैकल्पिक सोर्स हो जाएगा वो हो जाएगा सोलर एनर्जी, जिसको हम सौर ऊर्जा कहते हैं। चलिए अगला है, जनसंख्या लाभांश किससे निर्दिष्ट करता है? तो जनसंख्या लाभांश जो है उसको वो क्या बताता है यहाँ पे? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, किसी जनसंख्या की तरुण आयु संरचना हो जाएगा। यही इसका ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ से लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने सारे फ्रेंड्स को शेयर करिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। केरल में मार्शल आर्ट को किस नाम से जाना जाता है? तो केरल में जो मार्शल आर्ट किया जाता है उसको हम कलारीपट्टू के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है, अंतरिक्ष सुरक्षा अकादमी कहाँ अवस्थित है? तो अंतरिक्ष सुरक्षा अकादमी आपके माउंट आबू में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। एक बार और देख लीजिए इस क्वेश्चन को, अंतरिक्ष सुरक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? तो आपके माउंट आबू में हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, राष्ट्रीय गीत किस उपन्यास से लिया गया है? तो राष्ट्रीय गीत जो है वो किस उपन्यास से लिया गया है? तो ये आनंद मठ से लिया है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है, सूरसागर क्या है? तो सूरसागर क्या है? तो सूरसागर सूरदास की काव्य रचना है। सूरसागर क्या है? तो सूरदास की काव्य रचना हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगले अगले पे देख चलते हैं। नोबेल पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में नहीं दिया जाता है? तो इनमें से ऐसा कौन सा क्षेत्र है जिसमें नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसमें मैथ्स के लिए, गणित के लिए नहीं दिया जाता है नोबेल पुरस्कार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सुब्रतो कप निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यहाँ पे सुब्रतो कप जो है वो किससे रिलेटेड हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, फुटबॉल से रिलेटेड है क्या सुब्रतो कप। चलिए अगला क्वेश्चन है, ओपेक ओपेक पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो ओपेक का हेडक्वार्टर कहाँ हो जाएगा? तो ओपेक का हेडक्वार्टर आपके वियना में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राष्ट्रीय बालिका शिशु दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय बालिका शिशु दिवस आपका 24 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो 24 जनवरी को मनाया जाता है। चलिए अगला है, हॉर्नबिल फेस्टिवल भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो हॉर्नबिल तो भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो नागालैंड में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं, एनएसडीएल का पूरा नाम क्या है? तो एनएसडीएल का फुल फॉर्म हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नेशनल सिक्योरिटीज डिपोजिटरी लिमिटेड हो जाएगा। इसका नेशनल सिक्योरिटीज डिपोजिटरी लिमिटेड हो जाएगा एनएसडीएल का फुल फॉर्म। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भास्कर की लीलावती किस विषय का मानक मूल पाठ है? तो लीलावती जो है वो एक मैथ्स का एक चैप्टर है। लीलावती क्या है? तो मैथ्स का एक चैप्टर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है, वाक्यांश जस्ट डू इट किस कंपनी से संबंधित है? तो जस्ट डू इट किस कंपनी से रिलेटेड है? तो नाइक से रिलेटेड। कौन सी कंपनी? तो नाइक कंपनी से रिलेटेड है जस्ट डू इट। अगला है,
मधुबनी शैली जो कि एक लोक चित्रण शैली है, निम्नलिखित में से किस राज्य से में प्रसिद्ध है? तो मधुबन शैली जो है वो किस राज्य की प्रमुख शैली है? तो ये हो जाएगी बिहार की। कहाँ की? तो बिहार की हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने हाल ही में खुद को किस रोग से मुक्त घोषित किया है? तो भारत ने किस रोग से खुद को मुक्त किया है? तो ऑप्शन नंबर बी बर्ड फ्लू हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बर्ड फ्लू हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, पांचवी ईस्ट एशिया समिट की बैठक किस देश में आयोजित की जाएगी? तो पांचवी ईस्ट एशिया की समिट जो है ये पुराना है फ्रेंड्स, इसको आप लोग ज़्यादा ये मत करिएगा, बस आप लोग इसका आंसर देख लीजिए। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वियतनाम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ द्वारा विकसित मानव रहित टैंक का क्या नाम है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मंत्रा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो मंत्रा हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं, गांधी जी के चंपारण पधारने की 100वीं वर्षगांठ 2017 के किस महीने में थी? तो 2017 के किस महीने में थी? तो अप्रैल माह में थी। कब थी? तो अप्रैल माह में थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कभी कभी हो सकता है एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए, तो आप लोग इसको देखते रहिएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, कौन सी मेट्रो सर्विस विश्व की पहली पूर्णतः हरित मेट्रो सिस्टम के रूप में पहचानी गई है? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दिल्ली हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से किस राज्य सरकार ने बालिकाओं के लिए स्नातक डिग्री तक मुफ्त शिक्षा प्रदान करने का फैसला लिया है? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कर्नाटक हो जाएगा। चलिए आप लोग यहाँ पे समझ सकते हैं कि पढ़ने लिखने के मामले में केरल हो गया, कर्नाटका हो गया, तमिलनाडु हो गया, ये सब राज्य जो है सबसे नंबर 1 पे रहते हैं। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी कर्नाटक का है, इसलिए हम इस तरह से आप लोग इसका ऑप्शन टिक कर सकते हैं। मतलब अगर आपको एग्जाम में कन्फ्यूज़न हो रहा हो, ना आए, समझ में ना आए, तो ऐसे आप लोग इसको टिक कर सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किस शहर में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 होने जा रहा है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, टोक्यो में होने जा रहा है। चलिए अगला है, आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में हुआ था? तो भारत के राज्यों का पुनर्गठन कब हुआ था? तो 1956 में हुआ था। कब हुआ था? 1956 में हुआ था। इसको आप लोग याद रखेंगे। और पहला राज्य कौन सा था? तो आंध्रा हो जाएगा, जो भाषाई आधार पर गठित किया गया था, आंध्र प्रदेश हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न तत्वों में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है? तो इनमें से कौन सा ऐसा तत्व है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन हो जाएगा। याद रखेंगे इसको आप लोग। अगला है, एंगिस्टन इकाई है, तो एंगिस्टन जो है वो किसकी यूनिट है? तो ये हो जाएगा तरंग दैर्घ्य, जिसको हम क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी कहते हैं। चलिए अगला है, आवृत्ति को नापा जाता है, तो आवृत्ति को हम किस में मापते हैं? हर्ट्ज में मापते हैं। किस में मापते हैं? हर्ट्ज में मापते हैं। अगला है, भारत में निम्न राज्यों में से किसे चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? तो यूपी को कहा जाता है। उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा कहा जाता है। चलिए अगला है, ट्राइग्लिसराइड क्या है? तो ट्राइग्लिसराइड क्या है? तो ट्राइग्लिसराइड एक फैट है। क्या है? फैट्स है, वसा है। आप लोग इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईईजी इलेक्ट्रोएन्सिफेलोग्राम, ईईजी का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोएन्सिफेलोग्राम, निम्न में से किसकी निगरानी के लिए उपयोग किया जाता है? इलेक्ट्रोएन्सिफेलोग्राम, तो ये आपका ब्रेन के लिए यूज किया जाता है। जब देखेंगे आप लोग वहाँ पे कार्डियो का इस्तेमाल किया जाए, कार्डियो, तब आप लोग समझ जाए कि वो हार्ट से रिलेटेड है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से आप लोग, ये ईईजी है और एक होता है ईसीजी, तो वहाँ पे सी आ गया और सी से कार्डियो होता है, तो आप लोग समझ जाएंगे कि वो किससे रिलेटेड होगा, तो वो हार्ट से रिलेटेड होगा। पर यहाँ पे ईईजी पूछा है, इसलिए ये ब्रेन से रिलेटेड होगा और ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, शरीर का तापमान नियंत्रित करता है, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो शरीर के टेम्परेचर को कंट्रोल करता है? तो हाइपोथैलेमस, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है, सही कथन चुनिए। अब इन चारों ऑप्शन को पढ़िए और इनमें से सही कौन सा है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लाल प्रकाश का तरंग दैर्घ्य हरे प्रकाश से ज़्यादा होता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए अगला है, 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में होता है, तो 40 डिग्री का यहाँ पे मान निकालना है। यहाँ पे एक फॉर्मूला है, उसको आप लोग यूज़ कर सकते हैं और उससे आप लोग निकाल सकते हैं। जैसे एक फॉर्मूला है, F
-32/9 इक्वल्स टू C/5 है। इस फॉर्मूला से आप लोग इस क्वेश्चन को बनाएंगे और इसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए आएगा। कौन सा आएगा? तो 104 डिग्री फ़ारेनहाइट आएगा। इस तरह से आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विद्युत शक्ति की इकाई है, तो यहाँ पे विद्युत शक्ति की यूनिट क्या हो जाएगी? तो इसकी यूनिट होगी वाट होगी। क्या होगी? वाट हो जाएगी। चलिए अगला है, विद्युत मोटर में क्या होता है? तो विद्युत मोटर में ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, मतलब यांत्रिक मतलब मैकेनिकल एनर्जी में बदला जाता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम किस में बदलते हैं? मैकेनिकल एनर्जी में बदलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। मानव शरीर में होता है, तो इनमें से पानी लगभग जो है, पानी मानव शरीर में कितना होता है? तो लगभग 70% तक पानी होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। अगला है, विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण से मापी जाती है? तो विद्युत धारा हम किस उपकरण से मापते हैं? तो एमीटर से मापते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है, निम्न खनिजों में से किस खनिज के उत्पादन में भारत विश्व में अग्रणी है? तो कौन सा ऐसा खनिज है जिसके उत्पादन में भारत सबसे आगे है? तो वो हो जाएगा चादरी अभ्रक हो जाएगा। अभ्रक जिसको हम माइका बोलते हैं, MICA माइका बोलते हैं। इसमें इंडिया नंबर 1 पे है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस कार्य के लिए मिला था? तो आइंस्टीन को प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए नोबेल प्राइज दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले पे चलते हैं। कोशिका का शक्ति स्रोत होता है, तो कोशिका का शक्ति स्रोत क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। चलिए अगले पे चलते हैं। एड्स निम्न कारणों में से किसके द्वारा होता है? तो एड्स कैसे फैलता है फ्रेंड्स? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, वायरस, विषाणु, वायरस के कारण एड्स फैलता है। किसके कारण? वायरस एड्स के कारण, मतलब वायरस के कारण एड्स बीमारी फैलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्द्रता किस उपकरण से नापी जाती है? आर्द्रता जिसको हम कहते हैं ह्यूमिडिटी, किससे हम मापते हैं? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाइग्रोमीटर से हम आर्द्रता यानी कि ह्यूमिडिटी मापते हैं। चलिए अगला है, दाब की इकाई क्या है? दाब मतलब प्रेशर। प्रेशर का यूनिट क्या हो जाएगा? प्रेशर का यूनिट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो ये कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन नंबर डी, मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है, भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति हुई थी, तो इसके बाद पहली बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? तो राजगीर में हुई थी। राजगीर यानी गिरिब्रज कह लीजिए या राजगीर कह लीजिए, ये दोनों इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है, एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना, तो एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार कब बना? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1912 में बना। भारतीय राज्य के रूप में बिहार कब बना? तो 1912 में बनेगा। चलिए अगला है, यहाँ पे आप लोग ये भी एक पॉइंट है, 1936 में बिहार जो है उड़ीसा से अलग हुआ था। पूछ लेगा ये क्वेश्चन कि उड़ीसा से कब अलग हुआ था? तो 1936 में अलग हुआ था। चलिए अगला है, इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय सूर्यास्त होता है? तो ये किसने कहा था? तो ये आर्यभट्ट ने कहा था। किसने कहा था? तो आर्यभट्ट ने कहा था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। स्वर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना की थी? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बालपुत्र देव हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? तो बालपुत्र देव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बिहार में निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? तो बिहार में सबसे पुराना जो एरिया है वो कौन सा है? खड़गपुर पहाड़ियाँ सबसे पुरानी है। बिहार में सबसे पुरानी क्या है? तो खड़गपुर की पहाड़ियाँ हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बिहार पर बख्तियार खिलजी ने हमले का पहला विवरण प्राप्त हुआ है। बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तबकात नासिरी से प्राप्त हुआ है। चलिए अगला है,
बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है। तो बिहार का ज़्यादातर एरिया वो किस चीज़ से आच्छादित है? तो कच्छारी मिट्टी से आच्छादित है। बिहार का ज़्यादातर एरिया जो है वो कैसा है? तो कच्छारी मिट्टी वाला एरिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय के थे? तो शेख बहाउद्दीन जकारिया जो थे वो सोहरावर्दी संप्रदाय के थे। किस संप्रदाय के थे? तो सोहरावर्दी संप्रदाय के थे। चलिए बस अब 10 ही क्वेश्चंस बाकी है फ्रेंड्स, बस इसको भी जल्दी से देख लेते हैं। चलिए अगला है, इन शासकों में से किसने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 250 एवं 500 की इकाइयों में विभाजित किया था? तो इनमें से वो कौन सा राजा था जिनने इन सारे टुकड़ियों में विभाजित किया था? तो इस्लाम शाह हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, इस्लाम शाह। चलिए अगला है, यह कथन किसका है कि अकबर के शासन में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5,000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया था? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विलियम फिंच हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विलियम फिंच हो जाएगा। ये जो कथन है विलियम फिंच का है। चलिए अगला है, कश्मीर का अकबर नाम से प्रसिद्ध सुल्तान था। तो कश्मीर का अकबर किस सुल्तान को कहा जाता है? तो सुल्तान जैनुल आबदीन को कहा जाता है। कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? तो सुल्तान जैनुल आबदीन को कहा जाता है। चलिए अगला है, फ़राइज़ी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो फ़राइज़ी आंदोलन की शुरुआत जो है हाजी शरीयतुल्लाह ने की थी। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, हाजी शरीयतुल्लाह। चलिए अगला है, पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया लिखी है। तो ये पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया ये किसने लिखी है? तो ये दादा भाई नौरोजी ने लिखी है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बस 4 ही क्वेश्चन बचा हुआ है फ्रेंड्स, इसको देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा एक स्थल रुद्ध देश है? तो इनमें से ऐसा कौन सा देश है जो स्थल रुद्ध है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हंगरी जो है वो स्थल रुद्ध है। चलिए अगला है, निम्न में से कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? तो इनमें से कौन सा द्वीप है जो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा हो जाएगा? तो यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से आपका बोर्नियो द्वीप हो जाएगा जो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है। चलिए अगला है, निम्न में से किस क्षेत्र में भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है? तो नहीं है ये बताना है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पैम्पास हो जाएगा। बाकी आपका मध्य चिली, एडिलेड और केप टाउन ये सब भूमध्य सागरीय जलवायु से प्रचलित है, लेकिन पंपास नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है, वह देश जो विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चाइना हो जाएगा। चलिए आज का आखिरी क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका को छोड़कर विश्व के निम्न देशों में से कौन सा देश कच्चे तेल का सर्वाधिक जो है उत्पादन करता है? तो निम्न में से कौन सा देश हो जाएगा? इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सऊदी अरब हो जाएगा। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन अब पुराना हो गया है, आप इसको अपडेट हो लीजिएगा। अब तो ये नया आ गया है, कोई नहीं, ये आपका क्वेश्चन बैंक का प्रीवियस ईयर का पेपर है, इसलिए आप लोग बस देखते रहिए, अपना प्रैक्टिस करते रहिए इसी तरह। और आप लोग ये सारे प्रैक्टिस सेट को देखकर समझ सकते हैं कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और कैसे कैसे पूछे जा रहे हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।